Good morning, students. Today's lecture is on ethers. Ethers, as you know, are the compounds in which oxygen is bonded to two R groups. Their general formula is ROR dash. These R groups may be alkyl or aryl group. The oxygen, divalent oxygen, is also known as ethereal oxygen. On the basis of R group present, the ethers can be classified as simple or symmetrical ethers if both R groups are same. If these R groups are different, then they are classified as mixed or unsymmetrical ethers. Ethers may be regarded as functional isomers of alcohols. Both alcohol, ethyl alcohol and dimethyl ether have same molecular formula, that is C2H6O, but in ethyl alcohol, functional group is alcoholic group, and in ether, functional group is ether. So they are regarded as functional isomers. Now, classification of ethers. Ethers may be classified as aliphatic ethers or aromatic ethers. In aliphatic ethers, R and R dash group may be saturated or unsaturated groups derived from aliphatic hydrocarbon. जो एलिफेटिक ईथर्स हैं उसमें जो आर ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे और वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं लाइक इथाइल और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं लाइक फिनाइल. So aliphatic ethers in which R and R dash groups may be saturated or unsaturated group derived from aliphatic hydrocarbon. In case of aromatic ether, either of the R group or both the R groups are aryl group. जो एरोमेटिक ईथर्स होंगे उसमें या तो एक या दोनों आर ग्रुप क्या होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, एराइल नेचर होगा, यानी कि एरोमेटिक नेचर होगा. जैसे मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया, इथाइल फिनाइल ईथर हो गया. एक क्या है, फिनाइल ग्रुप एरोमेटिक है, दूसरा क्या है, एलिफेटिक पार्ट है. या फिर दोनों क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक पार्ट हो जाएंगे. तो एक आर ग्रुप तो क्या होगा आपका, एरोमेटिक हो सकता है, या दोनों आर ग्रुप क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं. तब हम उनको बोलते हैं एरोमेटिक ईथर्स. Now, aromatic ethers are further classified as phenolic ethers or diaryl ethers. Phenolic ethers कौन से होंगे, अल्काइल एराइल ईथर. एक अल्काइल ग्रुप हो गया और एक एराइल ग्रुप हो गया, इनको हम बोलते हैं फिनोलिक ईथर्स या फिर क्या होंगे, डाइएराइल ईथर्स. जैसे मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया, इसमें एक तो क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, दूसरा क्या हो गया, एराइल ग्रुप हो गया. तो ये क्या हो गया, फिनोलिक ईथर. यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, डाइएराइल ईथर. नेक्स्ट इज साइक्लिक ईथर. इन साइक्लिक ईथर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विद इन द रिंग. They are also classified as simple ethers or crown ethers. In simple ethers, they have one or more than one, 2 or 3 oxygen atoms within the ring. Now, simplest cyclic ether is oxirane, जिसका कॉमन नाम है इथाइलिन ऑक्साइड. इसी तरह टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, या फिर जिसमें 2 ऑक्सीजन होंगे, साइक्लिक ईथर 1,4 डाइऑक्सेन या 1,3,5 ट्राइऑक्सेन. तो ये है सिंपल साइक्लिक ईथर्स, जिसमें क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन एटम होगा कितने, एक हो सकते हैं, 2 या 3, और वो किसमें प्रेजेंट है, विद इन द रिंग, रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे एटम्स. नेक्स्ट इज क्राउन ईथर्स.
वो साइक्लिक ईथर्स जिसमें कम से कम 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं क्राउन ईथर्स। सिंपल ईथर्स जो होंगे साइक्लिक ईथर्स उसमें लेस देन 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, लेकिन अगर मोर देन 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हुए रिंग के अंदर तब हम उनको बोलते हैं क्राउन ईथर्स। Their three-dimensional shape resembles the shape of the crown. इनकी जो थ्री डायमेंशनल शेप होती है वो किसको रिजेंबल करती है? क्राउन की शेप को रिजेंबल करते, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्राउन ईथर्स। They are usually named as X crown Y, where X is the total number of atoms in the ring and Y is the number of oxygen atoms. इनका नाम कैसे देते हैं? X crown Y. X क्या हो गए कि रिंग में कितने एटम्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और Y क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जैसे जो फर्स्ट आपका कंपाउंड है इसका नाम क्या है? 12 क्राउन ईथर, क्योंकि यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है? टोटल 12, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है? 4, तो X हो गया आपका जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो है 12, और Y आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो क्या है? 4। इसी तरह जो सेकंड कंपाउंड है ये टोटल एटम्स इसके अंदर कितने हैं? 15, तो ये हो गया 15, X क्या होगा? 15, क्राउन की शेप होती है इसलिए क्राउन, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 5, तो 15 क्राउन 5। और जो थर्ड आपकी स्ट्रक्चर है, थर्ड कंपाउंड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 18 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, तो इसका नाम हो गया 18 क्राउन 6। तो जो अराइल होते हैं, जो आपके ईथर्स होते हैं, उनको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? एज एलिफेटिक ईथर्स, जिसमें क्या होगा? एलिफेटिक आर ग्रुप क्या होंगे? एलिफेटिक पार्ट होगा, दैट मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और डाई या एरोमेटिक ईथर्स जिसमें आपके क्या आ जाएंगे? फिनोलिक ईथर्स और ट्राई अराइल ईथर्स। फिर आपके आएंगे साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स 2 टाइप के हैं, सिंपल ईथर, सिंपल साइक्लिक ईथर्स जिसमें लेस देन 4 ऑक्सीजन एटम होंगे, और फिर आ जाते हैं आपके क्राउन ईथर्स जिसमें मोर देन 4 ऑक्सीजन 4 और मोर देन 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे। इनकी शेप किससे रिजेंबल करती है? क्राउन से, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्राउन ईथर्स। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। कॉमन सिस्टम में इनका हम नाम कैसे देते हैं? डाई एल्काइल ईथर। और जो एल्काइल ग्रुप है, द एल्काइल ग्रुप्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। In symmetrical ethers, prefix di is used before the name of the alkyl. अभी आप जो का फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें एक इथार ग्रुप क्या है? एक इथाइल है, एक क्या है? मिथाइल। ई पहले आता है एम से, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इसी तरह यहाँ पे ये सिमेट्रिकल आपका क्या हो जाएगा? ईथर है, जिसमें दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, यानी आर ग्रुप क्या है? सेम है, दोनों क्या है? इथाइल, तो इसके आगे आ जाएगा डाई, डाई इथाइल ईथर। ये आपका क्या हो गया? एरोमेटिक ईथर। इसमें एक आपका है एलिफेटिक और दूसरा क्या है? एरोमेटिक पार्ट, यानी क्या हो गया? फिनोलिक ईथर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल फिनाइल ईथर। तो कॉमन सिस्टम में कैसे नोमेनक्लेचर कैसे नाम देते हैं? इसमें आपका जो एल्काइल ग्रुप है दोनों का आपने नाम देना है एज डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर। डाई एल्काइल दोनों आपके अगर ग्रुप सेम होंगे, और आपने कैसे नाम देना है? जो आपके एल्काइल ग्रुप है उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में हम इनका नाम कैसे देते हैं? एज एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन का मतलब हुआ कि जो आपका लार्जेस्ट पार्ट है वो तो होगा एल्केन, और जो आपकी इथेरियल ऑक्सीजन है वो स्मॉलेस्ट आर ग्रुप के साथ कंसीडर होगी। द इथेरियल ऑक्सीजन इज टेकन विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप। लार्जेस्ट ग्रुप इज कंसीडर टू बी द पार्ट ऑफ एल्केन। जो लार्जेस्ट पार्ट है वो तो एल्केन होगा, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट आर ग्रुप है, उसके साथ हम ऑक्सीजन को अटैच करेंगे, यानी क्या हो जाएगी वो? एल्कोक्सी।
जैसे आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें एक तो है आपका पेंटेन, आर ग्रुप क्या है, पेंटेन है, और दूसरा आपका क्या है, मीथेन। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। तो ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप, और जो दूसरा पार्ट, जो बड़ा पार्ट है, वो किसका पार्ट होगा, एल्केन का। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी पेंटेन। इसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, इथॉक्सी, यहाँ पे क्या आ गया, इथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। So in IUPAC system, ethers are named as alkoxy, alkane। जो स्मॉलर R ग्रुप है उसके साथ क्या होगी, ऑक्सीजन, उसका मतलब कि उसका नाम कैसे देंगे, एज alkoxy। और जो लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि बड़ा R ग्रुप है, वो किसका पार्ट होगा, एल्केन का। First compound is, in common system it is called dimethyl ether, or in IUPAC system it is known as methoxymethane. Second one is ethyl, R part is ethyl methyl ether, and in IUPAC system it is named as methoxyethane. Third one is diethyl ether, and its IUPAC name is ethoxyethane. Fourth one is, this is isopropyl, this is methyl, so name is, in common system it is named as isopropyl methyl ether, while in IUPAC system it is named as 2-methoxypropane. Next one is isopropyl, both groups are isopropyl, so it is in common system it is named as diisopropyl ether, while in IUPAC system it is named as 2, second position पे क्या है, 2-propoxypropane, and the last one is tertiary butyl methyl ether, while in IUPAC system the compound is named as 2-methoxy 2-methyl-propane. Now this is all about nomenclature of ethers. Next is their method of preparation. Ethers can be easily prepared by Williamson synthesis. In Williamson synthesis, alkoxide is treated with alkyl halide, where alkoxide ion react with alkyl halide by SN2 mechanism to form ether. अभी आपका सोडियम इथॉक्साइड है, दूसरा आपका क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। तो O पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इथाइल ग्रुप पे, Br नेगेटिव का लॉस हो जाएगा और आपको क्या मिलेगी, डाई इथाइल ईथर। मैकेनिज्म क्या हो गया, SN2, RO नेगेटिव ने R डैश पे अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, X नेगेटिव का लॉस हो गया और आपको क्या मिल जाएगी, ईथर। This method can be used for preparation of symmetrical as well as unsymmetrical or mixed ether. इस मेथड के थ्रू हम मिक्स्ड और सिंपल बोथ टाइप की ethers प्रिपेयर कर सकते हैं। When tertiary butoxide is treated with iodomethane, O negative attack at alkyl halide, that means methyl iodide, from where loss of iodide ion takes place and we get tertiary butyl methyl ether. Similarly, when phenoxide ion is treated with methyl iodide, we get methyl phenyl ether, or which is also known as ANISO. Drawback of this method is aryl ethers cannot be prepared by treating halobenzene with alkoxide ion, because aryl halides are less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction. आपने alkyl halides वाले aryl halides के चैप्टर में पढ़ा था कि जो aryl halides हैं वो उनकी रिएक्टिविटी towards
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कम है कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि जो हैलोजन के पास लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं विथ रिंग, और इस वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और उसको डिस्प्लेस करना डिफिकल्ट होता है। तो अगर हमें अराइल ईथर्स बनाने हैं तो हम सोडियम एल्कोक्साइड और अराइल हैलाइड को यूज करके ईथर को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अराइल हैलाइड से हैलोजन को रिप्लेस करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। But when aryl halide is activated by some electron withdrawing group at ortho or para position with respect to halogen, that can be used in Williamson synthesis. लेकिन जब हम इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, रिएक्टिविटी हम बढ़ा देंगे, कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तब हम अराइल अल्काइल ईथर को इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल मीथर इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड विद आयोडोमीथेन। जो टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है, हम किससे रिएक्शन करवा के, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और आयोडोमीथेन से रिएक्शन करा के हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम उल्टा करना चाहें, अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड लें और हम मिथॉक्साइड आयन लें, तब ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि तब यहाँ SN2 मैकेनिज्म होने की बजाय क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि आपका मिथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, H आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि HI का लॉस हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ ईथर। तो अगर आपने टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बनाने हैं, यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल एक ग्रुप हो गया, दूसरा मिथाइल इथाइल कोई सा भी ग्रुप हो, तो आप को क्या चूज करना है, जो आपका एल्कोक्साइड आयन होगा वो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका एल्काइल हैलाइड होगा। उल्टा हम चूज क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड ले लिया और दूसरा हमने क्या ले लिया, एल्कोक्साइड आयन ले लिया, चाहे मिथॉक्साइड हो या इथॉक्साइड, तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड के साथ वो क्या कर लेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कॉज कर देंगे इंस्टेड ऑफ SN2 रिएक्शन, और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाने के लिए आपने क्या यूज करना होगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और साथ में आयोडोमीथेन। This method cannot be used for the preparation of diaryl ethers since aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction easily. लिमिटेशन इस मेथड की क्या होगी कि डाइअराइल ईथर्स को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका अराइल हैलाइड है दैट आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। However, diaryl ethers can be obtained by treating sodium phenoxide with aryl halide at very high temperature in presence of copper to form diaryl ethers. लेकिन जब हम सोडियम फिनॉक्साइड और अराइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे किस पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे, 583 to 603 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तब हमें क्या मिल जाएगा, डाइअराइल ईथर्स। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। अब ईथर्स क्या है, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, वाटर क्या होता है, HOH, ठीक है, जिसमें दोनों हाइड्रोजन आपकी रिप्लेस होगी किससे, R ग्रुप से। सो ईथर्स आर रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर इन विच द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप। वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, सराउंडेड बाय 2 lone pairs and 2 bond pairs. Similarly, in ethers, ethereal oxygen is also sp3 hybridized with 2 lone pairs and 2 bond pair of electrons.
Ethers are band molecules in which COC bond angle is nearer to tetrahedral. टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है 109.28 और यहाँ पे एंगल कितना है सिंपल मिथाइल ईथर के अंदर 110 डिग्री। तो जो ईथर्स में ये एंगल हो गया बॉन्ड एंगल हो कितना हो गया नियरर टू टेट्राहेड्रल एंगल, बट द एक्चुअल एंगल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आर ग्रुप। लेकिन जो ईथर का एक्चुअल एंगल है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर ग्रुप के साइज के ऊपर। अगर आर ग्रुप बड़े होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम टेट्राहेड्रल एंगल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर्स आर वीकली पोलर विद ऑक्सीजन having partial negative charge and each of the carbon atom having slightly positive charge। जो आपका इथेरियल ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और जो कार्बन से उनके ऊपर क्या आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी बैंड स्ट्रक्चर होता है, ईथर की लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, कैसी है बैंड स्ट्रक्चर है। इस वजह से डाइपोल मोमेंट ऑफ वन CO ग्रुप डज नॉट कैंसिल आउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ other CO bond. Thus, ether molecule possess some net dipole moment. This dipole moment is so weak that it does not affect their boiling point significantly. So, their boiling points are close to alkanes with similar molecular weight। जो इथर्स हैं इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है बहुत कम होता है, या इनकी पोलैरिटी क्या है बहुत वीक है। तो वीक पोलैरिटी के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा एज दैट ऑफ एल्केन्स विद सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। अमंग्स देमसेल्फ इथर्स के आपस में कंसीडर करें, इनका आपस में देखें तो जैसे जैसे आर ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स इंक्रीजेस। Ethers solubility. Ethers are soluble in organic solvents. They dissolve in water to an appreciable extent due to formation of hydrogen bond. That's all for today. Thank you.